हेलो हाय एवरीवन। आज हम चेक करेंगे पवनी सिंह की वीडियो रॉ एंड शी जिनपिंग। 2014 में जब भारत में नई सरकार चुनी गई, प्रधानमंत्री मोदी जो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने दिल्ली में आकर कमान संभाली तो उस समय भारत के सामने विदेश नीति के लेवल पर एक बहुत बड़ा संकट था। संकट ये था कि 2014 में चीन ने एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI नामक एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया था। चीन इसको अपना एक ग्लोबल एम्बिशियस प्रोजेक्ट मानती थी और भारत के ऊपर ये दबाव था कि भाई वो अपना पोजीशन, अपना स्टैंड BRI को लेके क्लियर करे। उस समय क्योंकि हाल ही में 2014 में कांग्रेस की सरकार हटी थी, कांग्रेस की सरकार के द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय में कई अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। ये अधिकारी आइडियोलॉजिकल पर्पस की वजह से जब अपॉइंट हुए थे विदेश मंत्रालय में, तो इनकी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग भी एक पार्टी की तरफ की थिंकिंग ही थी। बिल्कुल इन लोगों ने प्रधानमंत्री को उस समय ये बोला कि हम ये चाहते हैं कि भाई भारत जो है वो बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने। हम चाहते हैं कि भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनकर भारत जो है चीन का एक जूनियर पार्टनर बने और चीन के साथ रहकर जितने भी प्रोजेक्ट्स वो देता है, हमें वो प्रोजेक्ट्स अपने हाथ फैलाकर चीन से वो जो अन्न हमारे को दे रहा है वो लेते जाना चाहिए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई देखिए, पहली बात तो मुझे विदेश मंत्रालय में आउटकम ड्रिवन अधिकारी चाहिए, मुझे किसी प्रकार के आइडियोलॉजिकली इंस्पायर्ड अधिकारी नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारे पास नीतियां होंगी, उन नीतियों के बेसिस पे जो आउटकम्स होंगे, जो अधिकारी वो आउटकम्स अचीव कर पाएंगे, उन अधिकारियों को यहाँ पर पोजीशन मिलेगी। तो उन्होंने उस समय 2014 में पूरी की पूरी विदेश मंत्रालय के अंदर एक रीशफल को करवाने का काम शुरू करवाया। लेकिन क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ चुका था, दबाव हमारे ऊपर दिन पर दिन बढ़ रहा था, तो उस समय प्रधानमंत्री ने भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW की मदद ली। उन्होंने RNAW के अधिकारियों को ये बात बोली कि आप कुछ समय लीजिए और एक निष्पक्ष तरीके से मेरे सामने आकर प्रेजेंटेशन दीजिए और मुझे बताइए कि ये BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है और इसका एक फैक्चुअल असेसमेंट अगर रिपोर्ट मेरे सामने पेश की जाए तो उसके बेसिस पे हम भारत की क्या रणनीति रहेगी BRI को लेके हम डिजाइन करेंगे। चंद दिनों के बाद भारत के RNAW के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के सामने जाकर एक प्रेजेंटेशन दी और आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि उस समय वो जो प्रेजेंटेशन दी गई वो RNAW की तरफ से प्रेजेंटेशन क्या थी, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को क्या क्या पॉइंट्स बोले, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की चीन को लेके सोच बनी और वो चीन को लेके सोच को पिछले 10 साल में हमने कैसे नर्चर किया। तो भारत की RNAW का ये जो रोल था, इस रोल को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब हुआ ये कि जब भारत की RNAW गई तो उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री के सामने सबसे पहली चीज ये बोली कि साहब BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, ये आया तो 2014 में है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा शीत युद्ध के पीरियड में यानी कि कोल्ड वॉर के पीरियड में जाना होगा। उन्होंने बहुत ही ब्रीफली कवर करते हुए प्रधानमंत्री को ये बताया कि 1949 में चीन जो है एक कम्युनिस्ट सरकार थी, सोवियत संघ के साथ वो काम करती थी, लेकिन सोवियत संघ और चीन के बीच में अनबन पहले दिन से थी। अनबन इस कारण से थी क्योंकि सोवियत संघ अपने आप को कम्युनिस्ट वर्ल्ड का लीडर मानता था। चीन जो है उस समय सबसे पॉपुलस देश होने के नाते इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और चीन बार बार ये बात बोलता था कि भाई हमें एशिया में लीडरशिप का रोल मिलना चाहिए। लेकिन ये लीडरशिप की लड़ाइयां सोवियत संघ और चीन के बीच जो 1950 से चली, ये अमेरिका के लिए बैठे हुए बड़ी खुशी की चीज थी, क्योंकि अमेरिका सिर्फ ये देख रहा था कि किस दिन इनकी लड़ाइयां एक एडवांस लेवल पे जाएं ताकि इसका फायदा उठाते हुए मैं इन दोनों में से किसी एक को अपने वश में कर लूं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 1971 की बात है कि जब भारत और पाकिस्तान का जंग हुआ और भारत ने उस जंग के दौरान जब पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया और ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी तोड़कर जब बांग्लादेश क्रिएट की गई, तो उस समय जब ये चीन के और सोवियत संघ के टेंशन्स बढ़े हुए थे, इन टेंशन्स को एक्सप्लॉइट करते हुए और 1971 की बांग्लादेश के क्रिएशन को देखते हुए अमेरिका ने सबसे पहला कदम उठाया। अमेरिका ने चीन को अपने वश में कंट्रोल करने की कोशिश की। चीन जो था अभी तक बेसिकली एक कम्युनिस्ट देश था। 1970 के दशक में चीन ने एक निर्णय लिया कि अब वो कैपिटलिस्ट देश बनेगा और कैपिटलिस्ट देश बनने के नाते उसने कहा कि अब मैं अमेरिका का साथ दूंगा। तो शीत युद्ध के दौरान 1970 में जहां पर अमेरिका का एक साथी जो पाकिस्तान था,
उसका भूगोल बदलने के कारण से जो अमेरिका की बदनामी हुई थी वो कवर अप ये हो गई कि अमेरिका ने चीन को कैपिटलिज्म की ओर धकेल दिया और चीन और अमेरिका साथ साथ हो गए। तो उन्होंने वो एक बड़ी विक्ट्री मानी। पूरे 1970 और 1980 के दशक में चीन ने कैपिटलिज्म को अपनाने के लिए अपने देश में रेगुलेटरी आर्किटेक्चर को इस्टेब्लिश किया। कैपिटलिज्म को चलाने के लिए जो रेगुलेटर्स थे वो बनाए। कैपिटलिज्म को चलाने के लिए जो जो टेक्निक्स उसको चाहिए थी उसने वो सब इकोनॉमिक लेवल पर सीखी। और 1990 में जब शीत युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका उस समय बावला हो गया। अमेरिका को ये लगने लगा कि भाई शीत युद्ध खत्म हो चुका है और अब मैं विश्व का एक सुपर पावर बन गया हूँ और एक सोल सुपर पावर हूँ। चीन भी जो है हमारे साथ हमारे कंट्रोल में है और सोवियत संघ जो है वो हार चुका है। उस समय वो इस खुशी में इतना ज्यादा प्री ऑक्यूपाई हो गया कि उसने विश्व स्तर पर बाकी देशों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। सबसे पहले इसका एडवांटेज चीन ने उठाया। 1990 के दशक में चीन ने देखा कि जब अमेरिका अपनी खुशी में लिपटा हुआ है और एकदम खुशी से पागल हुआ है, चीन ने 1990 में अपनी गो आउट स्ट्रैटेजी बनाई। इस गो आउट स्ट्रैटेजी के तहत चीन ने सबसे पहले क्या किया? चीन ने बोला कि भाई मैं विश्व के सारे उन देशों से एंगेज करना चाहूंगा अब कैपिटलिज्म के बेसिस पे कि मैं उन लोगों के साथ ट्रेड करूं, व्यापार करूं। चीन का उद्देश्य क्लियर था। गो आउट स्ट्रेटेजी के तहत चीन ने बोला कि भाई मैं अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से व्यापार करूंगा। उस व्यापार के तहत मैं उन देशों से रिसोर्स लेके आऊंगा और रिसोर्सेज को लाकर अपने देश में अपनी आर्थिक मजबूती करूंगा। और हुआ वही। गो आउट स्ट्रेटेजी के तहत चीन ने सबसे पहला इलाका आइडेंटिफाई किया। जो सबसे पहला इलाका उसने आइडेंटिफाई किया वो था सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया के 5 देश 1925 से लेकर 1990 तक सोवियत संघ का हिस्सा थे। 1990 में जब सोवियत संघ टूटा और उस समय जब शीत युद्ध भी खत्म हुई, उसके बाद ये पांचों के पांचों देश सेंट्रल एशिया के आजाद हो गए। इन देशों के आजाद होने के बाद चीन ने देखा कि ये देश मेरे एकदम बाजू में हैं, मेरे नेबर हैं और इन सबके पास बहुत रिसोर्स है। लेकिन अगर मुझे इन लोगों से रिसोर्स चाहिए तो मेरे को ये इंश्योर करना है कि मेरे इनके साथ कोई मसले ना हो। चीन ने एक चीज देखी कि चीन के साथ सेंट्रल एशिया के देशों के बीच में कुछ मसले थे बॉर्डर इशू को लेकर। कुछ जगह पर कई बॉर्डर एरियाज ऐसे थे जहां पर थोड़ी बहुत टेरिटरी सेंट्रल एशिया के देश क्लेम कर रहे थे, कहीं पर था कि जहां पर वो टेरिटरी चीन क्लेम कर रही थी। अब चीन ने ये सोचा कि भाई मुझे एक लार्जर गेम खेलना है। लार्जर गेम है कि मुझे इन देशों से रिसोर्स लेना है। तो ये छुटपुट जो हरकतें हैं बॉर्डर को लेके, इलाकों को लेके, इसको फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ। 1996 में चीन ने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम था शंघाई 5। शंघाई 5 के तहत चीन ने इन सारे सेंट्रल एशिया के देशों के साथ बैठकर अपने बॉर्डर मसले रिजॉल्व करे। 2001 में जब बॉर्डर मसले रिजॉल्व हो गए, यही शंघाई 5 को उसने बदलकर अब बोला शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मूल उद्देश्य ये था, जिसका नाम आज की डेट में भी हम जानते हैं SCO है, कि चीन ने SCO बनाने के बाद ये बात बोली कि इन सेंट्रल एशिया के देशों से मैं रिसोर्स उठाऊंगा और इस रिसोर्स को लाके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करूंगा। चीन ने 2001 से ये काम शुरू करा। SCO के बेसिस पे उसने SCO का गठन करके जो है इन सारे सेंट्रल एशिया के देशों से रिसोर्स लेने चालू करे। जैसे जैसे वो इन देशों से रिसोर्स ले रहा था, उन रिसोर्सेज को लेके सबसे पहली चीज क्या हुई? सबसे पहली चीज ये हुई कि चीन ने ये इंश्योर किया कि भाई अगर मैं सेंट्रल एशिया के देशों से रिसोर्स ले रहा हूं तो इन देशों से रिसोर्स लेके उस रिसोर्स की सिक्योरिटी फिर मैं दूंगा। तो चीन ने अपना सिक्योरिटी प्रेजेंस भी सेंट्रल एशिया में SCO के साथ साथ बढ़ाना शुरू किया। 2001 में जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ तो उस समय अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक के बाद अफगानिस्तान इराक में बिजी हो गया। इस अमेरिका के बिजी होने के अफगानिस्तान इराक का दोबारा से एडवांटेज चीन ने उठाया। चीन ने बोला कि अमेरिका अपना युद्ध लड़ता रहे, मुझे कोई लेन देन नहीं, सेंट्रल एशिया से रिसोर्स आ रहा है। 2001-2 में चीन ने बोला कि अब मैं रिसोर्स और दूसरे इलाकों से भी लेना चालू करता हूं। तो उसने दूसरा जो इलाका पकड़ा वो था मिडिल ईस्ट का और अफ्रीका का। 2002-3 से उसने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से रिसोर्स उठाने चालू कर दिए। जब वो वहां से रिसोर्स उठा के लाता था तो ये सारा रिसोर्स इंडियन ओशन के थ्रू पास होता था। अब जब इंडियन ओशन के थ्रू पास हो रहा है तो उसने इंडियन ओशन में कुछ ऐसे देशों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि जहां पर वो इन रिसोर्सेज के व्यापार को स्मूथली इंश्योर भी कर पाए और साथ साथ इन देशों में अपनी नेवी को डिप्लॉय कर ये भी इंश्योर कर पाए कि इस व्यापार में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। तो चाइना ने इंडियन ओशन का मिलिटराइजेशन चालू किया।
इस मिलिटराइजेशन को 2002-3 से जब उसने शुरुआत करी तो उस दौरान चीन ने सबसे पहले मालदीव्स, श्रीलंका, इस प्रकार के देशों को आइडेंटिफाई करके एक चेन बनानी शुरू कर दी और इन चेन्स के थ्रू चीन ने हर जगह पर छोटे छोटे मिलिट्री कैंप्स बनाने शुरू कर दिए और इन मिलिट्री कैंप्स में उसने अपनी नेवी डिप्लॉय करनी शुरू कर दी। तो जब अमेरिका युद्ध लड़ रहा था उस समय चीन ने इंडियन ओशन का मिलिटराइजेशन भी चालू कर दिया और जैसे जैसे ये हो रहा था चीन की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और दिन पर दिन मजबूत होती जा रही थी। अमेरिका वहां पर एक फालतू सी लड़ाई लड़ रहा था, वो फालतू सी लड़ाई लड़ने के बाद उसको हासिल तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि 2007-8 में पैसे का इतना खर्च हो गया कि इवेंचुअली अमेरिका की इकोनॉमी में क्राइसिस आ गया। क्राइसिस का टिपिंग पॉइंट जो था वो स्टार्ट हुआ लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स से और जब लेमन ब्रदर्स का अमेरिका में 2007-8 में कोलैप्स हुआ तो उस समय अमेरिका की इकोनॉमी एकदम हिल गई और अमेरिका की इकोनॉमी जब हिली और उसका डाउनफॉल चालू हुआ तो चाइना ने देखा कि ये समय मेरे लिए बेस्ट है। चाइना ने उस समय पीसफुल राइज डॉक्ट्राइन अपनाया। चाइना ने एक नया थॉट दिया और एक नया शब्द कॉइन किया। आप देखिए, पीसफुल राइज डॉक्ट्राइन, क्योंकि चाइना ने पीसफुल राइज डॉक्ट्राइन के तहत ये बात बोलनी शुरू कर दी कि चाइना का समय आ चुका है, चाइना विश्व स्तर पर अब एक बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। क्योंकि उसको दिख रहा था कि अमेरिका की इकोनॉमी गिर रही है, टूट रही है, तो उसने अपने आप की पोजीशनिंग शुरू कर दी। पीसफुल राइज डॉक्ट्राइन के तहत उसने अपनी आर्थिक मजबूती का फायदा उठाना चालू किया। उसने उन सारे देशों में अपने एक्सपोर्ट्स और बढ़ाने चालू कर दिए जहां जहां पर अमेरिका के एक्सपोर्ट्स घट रहे थे। और जैसे ही उसने ये चीज देखी तो उसने दूसरी चीज ये भी देखी कि 2010 तक अमेरिका से चला हुआ ये आर्थिक क्राइसिस जो था ये इवेंचुअली आकर 2010-11 में यूरोप को भी अफेक्ट करने लग गया। और यूरोजोन क्राइसिस जब स्टार्ट हुआ तो चीन को यह भी लगा कि भाई यूरोजोन क्राइसिस का मतलब है कि अब आर्थिक तौर से अमेरिका यूरोजोन की भी मदद नहीं कर पाएगा, यानी कि यूरोजोन के अंदर एक आर्थिक तौर पर एक बहुत बड़ा सप्लायर का वॉइड है और इस वॉइड को अगर फिल करना है तो ये हम ही कर सकते हैं। तो 2011-12 का ये जो आर्थिक तौर से क्राइसिस आया यूरोजोन में, इस क्राइसिस के बाद चीन ने यह निर्णय लिया 2014 में कि हम जो है एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाएंगे। भारत के RNAW के अधिकारियों ने जब ये छोटी सी ब्रीफ प्रेजेंटेशन दे के प्रधानमंत्री को अप्राइज किया तो प्रधानमंत्री का सबसे पहला सवाल ये था कि अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना है तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो भाई फिर एक आर्थिक तौर के लिए बना है, यानी कि भाई वो चाइना की आर्थिक मजबूती के लिए बना है। और चाइना जो है आर्थिक मजबूती इस प्रकार से बनाना चाह रही है कि वो एक्सपोर्ट्स करना चाह रही है उन देशों में जहां जहां पर उसको लग रहा है कि अमेरिका की मोनोपोली घटेगी। तो उस समय भारत के RNAW के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को एक बात बोली कि साहब मसला इतना सिंपल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ और है और वो ये है कि चीन का ये जो BRI है ये पूरा का पूरा एक डिबेट कंट्रोल करने का एक पैकेज है। तो प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई मैं ये शब्द नहीं समझा आपका, डिबेट कंट्रोल करना इसका क्या मतलब है। तो भारत के RNAW ने ये बात क्लैरिफाई करी और आप सोचिए कि आज की डेट में ये पॉइंट पब्लिक डोमेन में कभी भी डिस्कस नहीं किया जाता कि BRI के पीछे के डिबेट कंट्रोल का अप्रोच क्या है। ये बात बताई गई प्रधानमंत्री को, उनको ये बात बोली गई कि सर ये जो BRI है ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक प्रोजेक्ट्स नहीं है। यहां पर चीन क्या कर रहा है, आपको एक पैकेज दे रहा है। इस पैकेज में वो सबसे पहले आपको ये बोल रहा है कि मैं आपको पैसा दूंगा, इस पैसे से आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके फायदा आपको होगा। तो प्रधानमंत्री ने पूछा कि भाई BRI में फिर मतलब चाइना जो है दूसरे देशों में जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है, तो उसमें समस्या क्या है। तो RNAW के अधिकारियों ने बोला कि सर समस्या ये है कि भाई ये पैसा जो चाइना आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इन देशों को बांट रहा है वो पैसा इतना स्मूथ नहीं है। वो इसलिए स्मूथ नहीं है क्योंकि इस पैसे से सबसे बड़ी चीज ये है कि वो सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट होंगे दूसरे देशों में जिन प्रोजेक्ट्स के कारण पर्यावरण का डैमेज होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे इस तरीके से कि उस देश में जहां पर उसके रिसोर्सेज हैं वहां से लेके जो नियरेस्ट पोर्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ वहां तक बनेगा ताकि वो रिसोर्स उस पॉइंट से लेके पोर्ट तक पहुंचे और वहां से चीन उसको एक्सपोर्ट करके अपने देश में इंपोर्ट कर ले।
तो यहां पर सबसे पहले भारत के RNAW ने यह बात बोली कि साहब देखिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि चीन आज की डेट में उन्हीं देशों की तरह से बिहेव कर रहा है जो एक टाइम पर दूसरे देशों में कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, कि उस समय भी वो लोग वही प्रकार के प्रोजेक्ट्स को फंड करते थे जिससे कि फायदा उनको हो। तो ये चीन का एक एस्पेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म दिख रहा है। और दूसरा, भारत के RNAW के अधिकारियों ने बोला कि साहब आज की डेट में चीन ये तक कह रहा है कि BRI के अंदर जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उन प्रोजेक्ट्स के कारण अगर कोई इन्वायरमेंटल डैमेज होता है तो हमें उस इन्वायरमेंटल डैमेज से प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, चीन को उस इन्वायरमेंटल डैमेज से प्रॉब्लम ना हो, लेकिन किसी अफ्रीका के देश में अगर आप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बना के लाते हैं जिसकी वजह से उस अफ्रीका के देश के पर्यावरण में कोई खराबी आए, तो उसकी वजह से कोई चीन के आदमी को इफेक्ट नहीं होगा, वो इफेक्ट तो उस अफ्रीका के देश के नागरिक को होगा। तो चीन तो अपना पल्ला झाड़ लेगा कि हमने तो बोला था हमें आपके इन्वायरमेंटल डैमेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोगों के प्रति एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पर प्रधानमंत्री ने फिर से इंटरप्ट करके ये बात बोली RNAW के अधिकारियों को कि भाई मुझे ये आपका डिबेट कंट्रोल वाला शब्द अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि सर हम आपको ये कह रहे हैं कि ये जो BRI है ये एक पैकेज है। चीन आपको सिर्फ BRI में प्रोजेक्ट्स नहीं बेच रहा, चीन आपको प्रोजेक्ट्स जो है एक पार्ट है BRI का, वो एक पैकेज दे रहा है आपको। इस पैकेज में चीन आपको ये बोल रहा है कि भाई आप ये पूरा डॉक्यूमेंट साइन कीजिए जिसमें ये पैकेज दिया हुआ है। और पैकेज में क्या है? पैकेज में चीन बोल रहा है कि भाई हम BRI के तहत पीपल टू पीपल टाइज मजबूत करेंगे। उन टाइज को मजबूत करने के लिए हम आपके देश के मीडिया के साथ एंगेजमेंट्स रखेंगे। उन टाइज को मजबूत करने के लिए हम आपके देश में थिंक टैंक्स बनाएंगे। उन टाइज को मजबूत करने के लिए हम आपके देश में एकेडमिक एक्सचेंजेस कराएंगे। तो प्रधानमंत्री ने बोला कि यार इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर पीपल टू पीपल टाइज की बात है तो प्रॉब्लम क्या है? तो भारत के RNAW के अधिकारियों ने कहा कि सर ये जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो पीपल टू पीपल टाइज है, ये जो शब्द है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और वो स्कैम इसलिए है क्योंकि ये एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। क्योंकि जब आप बोल रहे हो पीपल टू पीपल टाइज और उसको बढ़ाने के लिए आप जो ये 3 कदम बोल रहे हो कि हम आपके देश की मीडिया के साथ एंगेज करेंगे, थिंक टैंक्स बनाएंगे, एकेडमिक एक्सचेंजेस कराएंगे, इससे आपके देश का पॉलिटिकल नैरेटिव का सेटिंग होगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया इस पॉइंट को आप थोड़ा और गहरे तरीके से समझाइए। तो भारत के RNAW के अधिकारियों ने बोला कि सर देखिए गेम यहाँ पर यह है कि चीन पीपल टू पीपल टाइज का बहाना लेते हुए आपके देश के अंदर आना चाहता है, आपकी मीडिया से एंगेज करना चाहता है, उस मीडिया में डिबेट्स को कंट्रोल करना चाहता है। वो डिबेट आपके मीडिया में सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि इस देश की प्रगति का सबसे बड़ा कारण जो है वो चीन है और चीन के प्रोजेक्ट हैं। दूसरा, वो आपके देश में थिंक टैंक्स क्रिएट करना चाहता है। थिंक टैंक का काम होता है कि वो रिसर्च रिपोर्ट बनाती है और रिसर्च रिपोर्ट बनाने के टाइम पे थिंक टैंक्स हमेशा ही आइडियोलॉजिकल ड्रिवन होती हैं। भारत में भी बहुत सारी आइडियोलॉजिकल ड्रिवन थिंक टैंक्स हैं, वो एक ही प्रकार का नैरेटिव चलाती हैं। अब चीन अगर आपके आके देश में थिंक टैंक बनाएगा तो चीन एक स्पेसिफिक नैरेटिव ये चलाएगा कि भाई आपके यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अब अगर रिसर्च इस चीज पे होगी कि किस किस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आपके लोगों के प्रति एक सेंटीमेंट क्रिएट होगा कि हमारे देश की सरकार को ये प्रोजेक्ट करने चाहिए, क्योंकि थिंक टैंक रिपोर्ट बनाएगा। उस रिपोर्ट की चर्चा न्यूज में होगी, उस रिपोर्ट की चर्चा अखबारों में होगी, आम आदमी तक पहुंचेगी। और चीन क्योंकि आपकी मीडिया से एंगेज करेगा, वो मीडिया में भी इन्हीं थिंक टैंक्स की रिपोर्ट को और प्रमोट करेगा। तो घूम फिर के चीन ये चाह रहा है कि भाई आपके देश के अंदर एक ऐसा सेंटीमेंट क्रिएट हो कि जिसकी वजह से सिर्फ चीन के जितने फायदेमंद व्यापार के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में ऐसी डिस्कशन आपके लोगों तक पहुंच जाए कि कल को अगर आपकी सरकार ने चीन के किसी एक प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर दिया तो आपके देश में चीन आग लगाने का काम कर सकता है।
आपके देश के अंदर चीन 1 मिनट में पूरी जनता के सेंटीमेंट को उकसा के आपकी सरकार गिराने का काम कर सकता है, क्योंकि उसने जनता के मन को पेनिट्रेट कर लिया है, वहां तक पहुंच के उसने ये सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया है। इस रीजन से भारत के RNAW के अधिकारियों ने बोला कि साहब चीन जो है BRI के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंटली पॉलिटिकल डिबेट्स को कंट्रोल करना चाहता है, डिबेट कंट्रोल करना चाहता है, नैरेटिव कंट्रोल करना चाहता है। और तो और उन्होंने, भारत के RNAW के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के सामने एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखा। उन्होंने जनरल काई लियोंग, जो कि चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक बहुत बड़ा अधिकारी था, जनरल काई लियोंग की कई इंटरनल स्पीचेस जो पब्लिक डोमेन में नहीं आई चाइना में, और जो इंटरनल चाइना के गवर्नमेंट के अधिकारियों तक ही लिमिटेड थी, जिसके ऊपर RNAW का हाथ था, उन सारी स्पीचेस को भी लाके प्रधानमंत्री को दिखाया कि सर देखिए ये बंदा इन स्पीचेस में क्या बोल रहा है। उसमें से 2 स्पीचेस बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक स्पीच में कुछ गवर्नमेंट के अधिकारियों को जनरल काई लियोंग बोलता है कि BRI जो है वो इस प्रकार से पोजीशन किया जा रहा है कि लॉन्ग रन में वो US डॉलर को हटाकर ग्लोबल लेवल पर युआन की करेंसी को ग्लोबल करेंसी प्रमोट करेगा। उन्होंने ये बात बोली RNAW के अधिकारियों ने साहब कि ये इस चीज से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये BRI का प्रोजेक्ट एक अमेरिका के खिलाफ बनी हुई रणनीति है, जिसकी वजह से चीन अमेरिका से भिड़ना चाह रहा है, और वो बेसिकली लॉन्ग रन में अमेरिका के डॉलर की करेंसी को हटाकर अपने युआन को प्रमोट करना चाह रहा है। यदि अगर कोई देश BRI के साथ जुड़ता है तो वो इनडायरेक्टली युआन को प्रमोट कर रहा है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रभाव भारत के प्रधानमंत्री पे बहुत हुआ, क्योंकि उन्हों को ये लगा कि भाई हम ना तो डॉलर को प्रमोट करेंगे और हम किसी भी तरीके से युआन को भी नहीं करेंगे। अगर हमें करना है तो हम भारत के रुपए को प्रमोट करेंगे। इसीलिए जो भारत की आर्थिक तौर पर जो इकोनॉमिक सर्वेज हुए, उनमें जब ये बार बार पॉइंट आया, और आज की डेट में जो भारत का रुपे कार्ड है, भारत का जो UPI सिस्टम है, जिसको आज की डेट में यूरोप के देश तक अपना रहे हैं, वो चीज थी जो भारत ने स्पष्ट तरीके से 2014 के बाद बोली कि अगर कुछ प्रमोट होगा तो भारत का रुपया होगा, ना डॉलर होगा ना युआन होगा। तो ये पॉइंट का बहुत बड़ा प्रभाव प्रधानमंत्री पे पड़ा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने जनरल काई लियोंग की एक विजिट जो मलेशिया हुई थी, मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का भी एक ट्रांसक्रिप्ट बताया। उन्होंने ये कहा कि साहब इस ट्रांसक्रिप्ट को भी अगर आप देखें तो यहां पर काई लियोंग मलेशिया को बोल रहा है कि आप BRI में साथ दीजिए हमारा, क्योंकि BRI जो है उसको हमने पैक इस तरीके से किया कि वो दिखता है एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, पर उसके पॉलिटिकल एम्बिशन है। तो भारत के प्रधानमंत्री को ये बात स्पष्ट की गई कि साहब ये इकोनॉमिक दिखने वाला जो प्रोजेक्ट है, ये है आफ्टर ऑल बड़ा खतरनाक, क्योंकि इसके एम्बिशन पूरे पॉलिटिकल है। अच्छा, चीज यहां नहीं रुकी। इसके बाद साथ में ये बात भी बोली गई कि अगर BRI के साथ कोई भी देश जुड़ेगा तो चीन उस देश को इक्वल पार्टनर नहीं मानेगा, वो उस देश को अपना जूनियर पार्टनर मानेगा। पर प्रधानमंत्री ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि भाई इतने सारे जो ये देश हैं, ये BRI को लेके इतने उत्तेजित क्यों हैं, ये क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के इन प्रोजेक्ट्स को लेके ज्वाइन कर रहे हैं कि भाई चीन आएगा हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा? उन्होंने कहा कि साहब सबसे बड़ी चीज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो अमेरिका भी क्रिएट कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूरोपियन संघ भी क्रिएट कर सकता है, और ऐतिहासिक तौर पे उन्होंने किया भी है। पर उनके साथ दिक्कत ये है कि वो आज की डेट में केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं जिन प्रोजेक्ट्स में किसी प्रकार का पर्यावरण पे डैमेज या हार्म ना हो, किसी प्रकार का। और जो प्रोजेक्ट अगर पर्यावरण को डैमेज या हार्म कर रहा है, उस प्रोजेक्ट को ना तो अमेरिका, ना सोवियत संघ, ना यूरोपियन संघ कभी प्रमोट करेगा। और चीन ने क्योंकि ये कंडीशन ही हटा दी है
कि भैया पर्यावरण का डैमेज से मुझे कोई लेन देन नहीं। ये कंडीशन आज की डेट में दूसरे देशों को बहुत प्रभावित कर रही है। लेकिन RNAW के अधिकारियों ने जब ये बात स्पष्ट कर दी कि साहब ये तो एक छोटा एस्पेक्ट है, जो लार्जर एस्पेक्ट है वो है डिबेट कंट्रोल, क्योंकि BRI को ज्वाइन करना मीन्स डिबेट कंट्रोल चीन के हाथ में देना। तो ये पूरी प्रेजेंटेशन के बाद प्रधानमंत्री ने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर जो निर्णय लिया वो ये था कि भारत ने सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दिया कि हम चीन के BRI के साथ नहीं जुड़ेंगे, और हमारे ना जुड़ने का सबसे पहला कारण ये था कि BRI चीन का एक डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है, इस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट का साथ हम नहीं दे सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात, BRI का एक कंपोनेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसी चीज है जो कश्मीर की टेरिटरी से, जो कि पाकिस्तान ने चोरी करके रखी हुई है, उस टेरिटरी से जा रहा है। तो भारत ने ये बात स्पष्ट कर दी कि चीन के पास कोई पावर ही नहीं है कि एक भारत की चोरी की हुई टेरिटरी जो पाकिस्तान हड़प के इलीगली बैठा है उसमें वो कोई प्रोजेक्ट चला दे। तो भारत का दूसरा पॉइंट ऑफ ऑपोजिशन ये था। और तब से लेकर पिछले 10 सालों तक, जब तक हम भारत आज तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रेजिस्ट करता आया है, उसका हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। क्योंकि अब आप समझ रहे होंगे कि चीन आज की डेट में भारत से इतना इरिटेटेड क्यों है, क्योंकि चीन को अब ये बात समझ आ चुकी है कि भारत मेरे लिए वो प्रयोगशाला बनने को तैयार नहीं है। क्योंकि भारत में आज की डेट में किसी भी प्रकार का नैरेटिव सेटिंग का काम मेरे लिए वर्जित है। और